सदियों से ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। और दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नमस्कार, मैं अमितेश स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम बिहार की बात एपिसोड 2 में। दरअसल हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार जो दिनकर की भूमि है, जिन्होंने लिखा था कि लगा राजनीतिक गिरहा अगले चुनाव पर घात, पर राजपुरुष सोचते किंतु अगली पीढ़ी की बात। यह वीर कुंवर सिंह की भूमि है, जिनके लिए कहा गया था कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, और सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। यह बिहार केसरी की धरती है, जिन्होंने बिहार को एक आधुनिक बिहार बनाने में एक महत्वपूर्ण योगदान निभाया, जिन्हें हम श्री कृष्ण सिंह के नाम से जानते हैं। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि बिहार की बात है क्या, हम जो सीरीज ला रहे हैं ये है क्या। दरअसल बिहार की बात यह सवाल है उन प्रत्याशियों से, आम जनता से और आपसे, कि आपके प्रतिनिधि आपके क्षेत्र में विकास करने में कितना सक्षम हो पाए। बिहार की बात अभिनंदन है उन प्रत्याशियों का, उन प्रतिनिधियों का, जो अपने क्षेत्र में विकास करके एक नया समाज का निर्माण करते हैं। और यह तमाचा है उन प्रतिनिधियों पे जो चुनाव जीतने के बाद ये सोचते हैं कि सत्ता हमारी जागीर है। चलिए इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव पर। इस चर्चे में हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे ही टीम के एक सदस्य सुमंत, जो कि शेखपुरा के डिहा से बिलोंग करते हैं। सुमंत, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में बिहार की बात में। बहुत बहुत धन्यवाद अमितेश जी, आपने एक युवा को मौका दिया है कहीं बात रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, हम आपका आभार प्रकट करते हैं। देखिए सुमंत, दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार की। तो बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, नवंबर तक संभवतः यह चुनाव मतलब आ ही जाएंगे और इसके नतीजे आ जाएंगे नवंबर तक। तो मेरा पहला सवाल और सीधा सवाल ये होगा कि सही राजा आपके मायने में कौन है? सही राजा मेरे ख्याल से सही राजा वही है जो रात को सोते समय, खाते समय उसको ये एहसास ना हो कि हमारे राज्य में कोई भूखा भी होगा। हमारे मायने में सही राजा वही। आपके मायने में सही राजा क्या है, सही प्रतिनिधि क्या है? जी, आपका जो भी ये बात है बिल्कुल सत्य है। असली प्रतिनिधि का यही मतलब होता है कि जो जनता के सुख दुख में हर हमेशा उसका साथ रहे, उसकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी उनकी क्षेत्र में समस्याएं हैं, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो, चाहे वो स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, चाहे शिक्षा से रिलेटेड हो, कोई भी उनका जो भी समस्या हो उसका निदान करे और कोशिश करे कि हमारे क्षेत्र की जनता हमेशा खुश रहे। देखिए, हम अगर बिहार की बात कर रहे हैं तो मैं वहाँ भी आऊँगा उस मुद्दे पे भी, लेकिन फिलहाल हम अपने क्षेत्रीय की बात कर रहे हैं। जैसे दरअसल आप शेखपुरा से भी आते हैं, शेखपुरा से बिलोंग करते हैं। तो जो राजू बाबू की छवि रही थी शेखपुरा में, जी, जिस तरीके से उन्होंने विकास करा, एक बहुत एक हम कह सकते हैं शेखपुरा का जो विकास का योगदान है एक जिला बनाने का, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और एक अपराजय योद्धा के रूप में उन्होंने काम किया है इस क्षेत्र के विकास के लिए। अगर शेखपुरा की जनता है तो आप विदित भी होगा ये चीज़ आपको। बिल्कुल। तो जहाँ तक विकास हुआ, तो आपको क्या लगता है विकास की गति ऊपर गई है या वहीं स्थिर है? देखिए, ये कहने की बात नहीं है कि राजू बाबू ने जो विकास किया वो गति अब नहीं रह गई है। शेखपुरा की जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। 10 साल 15 साल में जो विकास की गति रुक गई है। कहने को तो अगर कहते हैं कि सड़क से विकास हुआ है या बिजली से विकास हुआ है, तो ये पहले भी मेरे पास थी, बिजली की व्यवस्था पहले से थी, लेकिन उसमें कुछ सुधार हुआ है। लेकिन संपूर्ण विकास नहीं हो पाया है शेखपुरा का किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो। एक भी कॉलेज नहीं खुला आज तक, ना एक भी हॉस्पिटल जो है, आप एक सदर अस्पताल है जिला स्तर पर, उसमें जाके आप देखिए किसी तरह की अगर सुविधा, किसी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप वहाँ जो मशीनें हैं, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह की व्यवस्थाएं हैं, वो एकदम बंद है। कहा जाता है कि सरकार के द्वारा उसको पैसा नहीं दिया जाता, इसके कारण बंद है। इसको देखने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं। दवा के रूप में जाइए तो सिर्फ 1-2 दवा छोड़ के सब आपको बाहर से लेना पड़ेगा, कोई व्यवस्था ही नहीं है। और शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि राजू बाबू के समय में जो रामाधीन कॉलेज एक सरकारी कॉलेज के रूप में था, उसके बाद आज तक एक भी कॉलेज सरकारी नहीं हुआ है। जो भी है सब प्राइवेट कॉलेज है, और जो सरकारी कॉलेज है उसमें भी सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो रही है। इसके लिए जितने भी बच्चे हैं, चाहे 10th के हों, 12th के हों या फिर ग्रेजुएशन के हों, सब ट्यूशन पढ़ने के लिए बाहर मजबूर हैं। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है हमारे पास। क्या शिक्षा का स्तर यही और गिरता जाएगा या फिर और आगे बढ़ेगा?
देखिए, आपने बात करी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तो चलो चलिए ये एक कड़ी आपने बहुत अच्छा रखा कि जो विकास हुआ आपने एक मतलब एक क्षेत्रीय तरीके से बासा को उठाया। तो तीसरा सवाल देखिए हमारा ये है कि चलिए अब सुविधा की तो बात हो गई, तो क्या कोरोना महामारी, जब हम कोरोना की बात करते हैं, तो ये कोरोना महामारी से लड़ने में हमारा बिहार और हमारा देश कितना सक्षम हो पाया? देखिए, अगर बिहार की बात करें प्रॉपर, देश की तो छोड़िए, बिहार की हम बात, क्योंकि हम बिहार में इतनी ज़्यादा समस्याएं कोरोना से उत्पन्न हुई है कि हम कह नहीं सकते हैं कितना परेशानी लोग झेले हैं। बाहर से आने वाले लोग, बाहर जितने भी प्रवासी मजदूर थे, जितने भी बाहर काम करने वाले थे, सब किस तरह से बिहार में आए हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कोरोना की महामारी जो ये फैली, इसमें क्या कहता है, कोई भी ऐसा कोई जिला है या कहीं भी पटना के पीएमसीएच जैसे अस्पताल में कोई व्यवस्था नहीं था, ना बेड कम है, आइसोलेशन वार्ड की कमी थी, हर जगह सिर्फ। और अगर आप जाइए कहीं भी क्वारंटीन सेंटर में, वहाँ का क्या स्थिति था, ये कहने की बात नहीं है, किसी से छुपा नहीं। तो आप केंद्र को कैसे देखते हैं इसको? केंद्र भी इसमें कहीं ना कहीं फेल रही है, जिस तरह से होना चाहिए था। जब लॉकडाउन शुरू में किया गया, लेकिन जब महामारी फैला तो अनलॉकडाउन शुरू हो गया, जिससे क्या कहता है, जनता तो पहले तो आर्थिक रूप से त्रस्त हुई, उसके बाद फिर उनको परेशानी हुई कोरोना से, ये तो अलग ही बात है। और आज भी जो है मामला 60,000 65,000 नित्य दिन आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से क्या ये लॉकडाउन को निरंतर बढ़ाना चाहिए था सरकार को, या फिर उसको आप देखिए इसको दोनों तरीके से सोचिए। पहला तरीका कि अगर जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनका क्या होगा, वो कैसे अपना पालन पोषण करेंगे, तो इसको आप इस पहलू से कैसे सोचते हैं? देखिए, इस पहलू से बात है तो इसके लिए सरकार क्या करती है, सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि जितने भी दिहाड़ी मजदूर हैं या प्राइवेट शिक्षक हैं या कोई कोचिंग या कोई स्कूल चलाते हैं, उनके लिए इनके पास क्या प्लान है? कोई प्लान नहीं है। जो भी लघु उद्योग थे सब बर्बाद हो रहे हैं, तो उसके लिए तो सरकार को क्षतिपूर्ति करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो और स्थिति बदतर होते जाएगा। ऐसे भी तो अर्थव्यवस्था का स्थिति जो आप जान ही रहे हैं कि गिरते जा रही है और आगे भी गिरते रहेगा। चलिए हमारे पास समय का थोड़ा अभाव जरूर है, लेकिन एक सवाल और जो मेरे मन में है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो उसमें एक सवाल हमारे मन में बराबर रहता है, और हम आपके भी मन में होगा और जनता के मन में भी होगा। हमारी जनता जो अभी बिहार की बात देख रही है या देखेगी, उसके मन में होगा कि बिहार में जो समीकरण बनने हैं वो समीकरण क्या होगा, कैसे किसकी सरकार बनेगी और किस तरीके से बनेगी। क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि लोजपा यहाँ से गठबंधन तोड़ने वाली है, तो ये मतलब एक गर्म मुद्दा लगता है पूरे बिहार के लिए। देखिए, अगर लोजपा की हम बात करें तो वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जैसे अपना जो है कैंपेन चला रही है, स्लोगन उसका जो है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसके तहत जो वो चला रही है अपना कार्यक्रम, वो कहीं ना कहीं बेहतर बिहार बनाने का कल्पना है। अगर ये सही मायने में उतरता है अगर बिहार में, तो कहीं ना कहीं बिहार बहुत विकास करेगा। लेकिन अब इसमें बात ये है कि क्या ये विकास होगी या सिर्फ ये हवा है, या सीट पर अपने मतलब वो जो गठबंधन एनडीए गठबंधन है उसमें अपने सीट बढ़ाने की साजिश है या क्या है, ये तो स्पष्ट नहीं है। अब वो तो अभी और चुनाव नज़दीक आते जा रहा है, उसके बाद पता चलेगा कौन टूटेंगे कौन जुटेंगे, ये तो पता चलेगा। इस कहना भी मुश्किल है कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कोरोना महामारी में साबित हुए हैं, फेल साबित हुए हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे शिक्षा में अगर आप छात्र की बात करें तो छात्र हित में क्या फैसला हो रहा है, कुछ नहीं। बिहार में जितने भी वैकेंसी आती है या तो अटक जाती है, एक वैकेंसी को क्लियर करने में लगभग 5 से 6 साल लग जाता है। आप इंटर स्तरीय बात कर सकते हैं, इंटर स्तरीय जो हुआ था एग्जाम, उसमें 2014 में वैकेंसी आई थी और 2020 में अभी तक क्लियर नहीं। मैं जरा सा आपको रोकूंगा, मतलब आप तो एक इस तरह से बोल रहे हैं, लगता है कि आप मतलब आने वाले समय में राजनीति में आने वाले हैं। मतलब हमें आप एक तरीके से बोले ना बिहार में किसकी सरकार बनेगी, आप पूरा बात को घुमा फिरा रहे हैं। तो मतलब आप लगता है ऐसे लोजपा के बहुत बड़े समर्थक है कि बोल रहे हैं बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात बोल रहे हैं आप। देखिए, हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं हैं। मेरा ये कहना है कि जो विकास की बात करेगी हम उसकी बात करेंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। अगर जदयू भी विकास की बात करेगी तो हम उसके बात करेंगे, लेकिन जदयू ने 15 साल शासन किया, उसके पहले लालू जी का शासन था, आज भी उसका निंदा होता है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से स्कूल खुले हैं, जिस तरीके से रोड पे काम किया है ये आपकी जदयू की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने, तो आपको नहीं लगता कि वो एक कहीं ना कहीं बिहार आगे बढ़ा है इस क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक सवाल है लड़कियों का भी, वो पहले मतलब अगर पहले सरकार की बात करें हम, तो वो बिल्कुल डरते थे रोड पे से निकलना आज रात में। लेकिन अभी आप क्या देखिए कि पटना में या बहुत सारे ऐसे जगह बिहार में जाओगे कि आप लड़कियां बिल्कुल खुले तौर पे रोड पे घूमती है, उनको कोई भय नहीं होता।
तो आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा गति बढ़ा है जरूर विकास का बिहार में? देखिए, फिर इसमें हम यही बात कहेंगे कि बेहतर हुआ है, पहले से बेहतर हुआ, लेकिन जो बेहतरीन की जो हम कल्पना किए थे, इनसे इस सरकार से जो उम्मीद किए थे कि हम इससे बेहतर करेंगे, ये सरकार बेहतर करेगी, उसमें ये बिल्कुल फेल है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ठीक है आप बोले कि सड़क दे दिए, चलिए सड़क दे दिए, अब बिजली भी दे दिए। अब हमारे क्षेत्र में समस्या है कि किसान को पानी का, तो आप बता सकते हैं ना, कौन मतलब डीहा जो हमारे डीहा। क्षेत्र, पूरे क्षेत्र आप शेखपुरा जिला के दक्षिण के जितने भी गांव हैं, आप चले जाइएगा, वहाँ पानी का समस्या है। बहुत सारे गांव हैं जो पहाड़ी गांव हैं। तो ये जो समस्या है, ये एक दिन की समस्या नहीं, हर एक साल लोग रोड पर आते हैं पानी के लिए। सोच सकते हैं, पानी जो पीने वाली चीज़ है उसके लिए रोड पर आते हैं। और सिंचाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब पानी पीने की स्थिति ये है तो सिंचाई के बारे में तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है आप बोले कि हर एक खेत में हम बिजली पहुँचा दिए, चलिए नलकूप के पास तो आप बिजली पहुँचा दिए, लेकिन पानी कहाँ से आएगा? 3-3 साल जब बारिश नहीं होती है, अकाल पड़ जाता है, पानी का समस्या हो जाता है। पानी तो किसी तरह से पहुँचा रहे हैं, हर घर नल का जल, वो भी आज तक हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में अभी तक नहीं पहुँचा है। तो अब इसमें क्या कह सकते हैं? और ये बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है आप बिजली तो पहुँचा दिए खेत तक, पानी कहाँ से आएगी? नलकूप में तो पानी है ही नहीं, तो समस्या तो बहुत बड़ा है। तो ये जो बड़े मुद्दे हैं, जो समस्याएं हमारी बड़ी समस्याएं हैं, उसका आज तक सॉल्यूशन नहीं हुआ है। चलिए, बहुत सारी समस्या ऐसे देखने को मिल रहा है। फिर आपसे भी बात होगी, मतलब कोई भी हो सकते हैं, जनता भी हो सकते हैं, लेकिन एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय का अभाव है हमारे पास, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप कल्पना कीजिए कि आप यहाँ के प्रत्याशी हो जाते हैं, आप यहाँ के प्रतिनिधि हो जाते हैं, तो पहली प्राथमिकता जो रहती विकास की, या जो भी प्राथमिकता रहती, किस तरह से आप एक नए शेखपुरा को देखना चाहेंगे? देखिए, अगर हम प्रत्याशी होते, ये तो समय की बात है, लेकिन समस्या जो होती है वो समस्या आप जनता के बीच में जाएंगे तभी पता चलेगा, या उस पर आप अमल करेंगे। आप तो ऐसे घूम रहे हैं तो पता नहीं चलेगा कि समस्या क्या है। जब आप समस्या के जड़ में जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि समस्या हर एक जगह है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसके लिए क्या है, हम सबसे बड़ी चीज़ है, हमें 3 चीज़ चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ये प्राथमिक चीज़ होती है, और ये चीज़ अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अगर आप उसके सिवा अगर कोई विकास है तो वो विकास के मायने में हम उसको नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर किसी को 2 टाइम की रोटी नहीं मिल रही है, उसे मकान का सुविधा नहीं मिल रहा है, पानी का सुविधा नहीं मिल रहा है, जो प्राथमिक चीज़ें हैं वो अगर नहीं मिले, सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। अगर शिक्षा मिल जाए तो शिक्षा के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप शिक्षित हो गए, आपके पास नौकरी है, तो आप जो क्या कहता है, बिजली का जनरेटर से भी आप पानी भर सकते हैं, आपके पास हर एक सुविधाएं हो सकती है। लेकिन अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो पूरा जीवन अंधकार में है। हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, बस एक चीज़, कि इस क्षेत्र में मतलब इस बार, मतलब हम इसको ऐसे कहते हैं कि अगली बार चुनाव लड़ने का मुद्दा क्या है इस बार यहाँ से पूरा, कि जो भी प्रतिनिधि खड़ा हो रहे हैं। ऐसे तो हम इस पे अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे कि मतलब कितने प्रत्याशी आ रहे हैं यहाँ से और कितने लोग यहाँ से मतलब आ रहे हैं, तो मतलब वो क्या मुद्दा हो सकता है, प्राथमिकता क्या हो सकता है कि जिसपे यहाँ के लोग चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, ये क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 विधानसभा आते हैं शेखपुरा में, एक शेखपुरा और दूसरा बरबीघा। तो इन दोनों विधानसभा के मद्देनजर क्या वो ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि चुनाव लड़ने में मतलब बिल्कुल प्राथमिक चीज़ों को? देखिए, दोनों जगह जो है, एक जगह तो वर्तमान सरकार के विधायक हैं शेखपुरा में, रणधीर कुमार सोनी, तो वो तो अपने गिनवाएंगे कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया। वो तो अपने नीतीश कुमार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं, है। देखिए ये तो मतलब एक चीज़ होती है ना, चूँकि एक राजन राज का बहुत अच्छा मतलब गीत है कि आने वाले हैं शिकारी मेरे गाँव में और जनता है चिंता की मारी मेरे गाँव में, मतलब चुनाव आने वाला है, तो मतलब उनका ये गीत है। तो मतलब हम प्रत्याशी पे ना जाके हम जनता से सीधे सवाल करेंगे, और यही मेरा मकसद भी है बिहार की बात करना, इन आम प्रतिनिधियों से, आम जनता से कि आखिर क्या विकास हुआ है। हम उनकी संवेदनाओं को लेकर हम ऊपर तक जाएंगे। हम बिल्कुल घर घर हो सकता है, अगर हम संभव हो तो हम घर घर पहुंचेंगे और उनकी समस्याओं को हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से वो प्राथमिकता क्या है कि प्राथमिक, एक जनता के हिसाब से? हमारी, अगर हम एक जनता हैं तो हमारी मांग रहेगी कि हमारे गांव में पानी की व्यवस्था हो। जैसे नल जल की व्यवस्था की बात है तो 2018 में ही हमारे गांव में शिलान्यास हुआ था, आए थे नीतीश कुमार, उद्घाटन हुआ था। लेकिन आज तक जाके देखिए, नल जल जो बोरिंग वहाँ जो वो बोरवेल था वो सक्सेस नहीं हो पाया। और आज भी सबसे पहले वो जो शुरुआत हुआ था हरिजन कुमार से, आज भी जाके देखिए, हरदम लोग पिछले साल में हमारे हरदम भाई लोग जो भी थे वो किसी के प्राइवेट नलकूप पर जाके वहाँ से पानी ढो के ला रहे थे। और सरकार क्या कर रही थी? सरकार सोई हुई थी उस समय। तो नीतीश कुमार आए, पूरा मीडिया आए, पूरा डीएम दौड़ रहे हैं, विधायक जी दौड़ रहे हैं, लेकिन आज जाके गाँव में देखिए कि कोई देखने वाला नहीं। तो ये सब बहुत बड़ी मुद्दा है।
और बहुत सारी समस्याएं हैं गांव में, लेकिन कोई देखने वाला है ही नहीं, सुनने वाला है ही नहीं। चलिए सुमन जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर हम बात करेंगे एक नई समस्याओं के साथ, एक नया मतलब एक नए जनता होंगे हमारे साथ, हो सकता है प्रतिनिधि भी हों, एक नए उनके विकास की बात करेंगे, उनके परेशानियों की बात करेंगे, और फिर हम मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, क्योंकि हम करते हैं सीधी बात, बिहार की बात जनता के साथ।